नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे इस बार बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम क्योंकि एमसीक्यूज को करने जा रहे हैं या 1 लाइनर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो उसमें मैं आपको क्लियर तरीका बता देता हूं क्या है कि उसमें जितने भी डेफिनेशन आएंगी, जो भी चैप्टर होगा हमारा, जितने भी फार्मूले होंगे, वो सारे के सारे, पहली बात तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक मैं काम करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए ये जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो थोड़ा सा करवा देता हूँ। जो छोटी छोटी डेफिनेशन है बहुत ही जल्दी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बनते हैं, चाहे वो MCQ हो, चाहे 1 लाइनर क्वेश्चन हो ना, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए, तो आप ये कीजिए कि आप को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके मैट्रिक्स चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट तो कम से कम देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एक्सरसाइज का, चाहे एक्सरसाइज आप ना कीजिए लेकिन इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे तो मैट्रिक्स आपको समझ आने लगेगा। और इसकी जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उनकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे, नीचे फेसबुक पर भी देंगे उसका लिंक, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, भविष्य में आपके काम आएंगे रिविजन वगैरह के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में। तो मैट्रिक्स जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला हूं मैं, बस थोड़ा सा इतना बताऊंगा कि जब भी दिए हुए डाटा को हम रो और कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं, रो और कॉलम की हेल्प से जब भी हम डाटा को लिखते हैं तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स लिखने के लिए दोस्तों क्लोज्ड ब्रैकेट का होना जरूरी है। किसका? क्लोज्ड ब्रैकेट का होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि ये ब्रैकेट ना लिखे, क्लोज्ड ब्रैकेट ना लिखे, ओपन ब्रैकेट को भी थोड़ा सा बड़ा करके लिखा होता है। तो ये वाली ब्रैकेट भी अगर आपको नज़र आती है तो ये भी एक मैट्रिक्स है। जैसे 1 2 3 4 ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया दोस्तों, यहाँ से इस तरह से भी लिखा हुआ इसको दिया जा सकता है। ये था हमारा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है ऑर्डर। सबसे पहले क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हो सकता है कि ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पूछ ले कोई, ठीक है, तो हमें कम से कम ऑर्डर तो पता होना चाहिए मैट्रिक्स का। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं M क्रॉस N। क्या लिखेंगे? M क्रॉस N लिखेंगे। M का मतलब है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी है आपके पास में, M कहेंगे उसे। और जो N है यानी नंबर ऑफ कॉलम लिखने की मैंने इसे क्या किया है, कोशिश की, नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए मैं अगर इसमें एक रो लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9, इस तरह से मैंने ये क्या कर दी, एक मैट्रिक्स लिखी है। तो इसका जो ऑर्डर होगा तो आपको सबसे पहले इसकी रो काउंट करनी होगी। पहली रो है ये दूसरी रो है, ये आपकी क्या है, तीसरी रो है। तो इसमें कितनी रो है दोस्तों, वो कैसे लिखी जाएगी, यहीं पे जहाँ पे मैंने M क्रॉस N लिखा है वहीं पे लिख दिया जाएगा 3 क्रॉस। कॉलम काउंट करिए कितने हैं, 1 2 और 3। तो ये आपका क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपसे एक चीज़ पूछोगे कि सर क्या इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं? हम इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो सर ये 3 क्रॉस 3 हमें क्या देता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, ये 9 आएगा। तो 9 का मतलब ये है कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 9 क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं दोस्तों। कभी भी ऐसे इसको 9 करके नहीं लिखेंगे आप, 3 क्रॉस 3 करके लिखेंगे, M क्रॉस N करके लिखेंगे इस मैट्रिक्स को। ठीक है, तो आप इसमें से बता सकते हैं कि ये कितना ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3 है, और इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, 9 आएंगे। अब ये डेफिनेशन किया है तो इससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वो आपको ये कह दे कि ये जो मैट्रिक्स है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो उसी का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं आपको। मैट्रिक्स के अंदर क्या दिए हुए मिल जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो आपको ये कह दे कि 10 दे रखे हैं, तो इसका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। तो अब आपने जस्ट 10 के प्राइम फैक्टर कर देने हैं, सोच लेना है कि 10 किस किस के मल्टीपल में आ सकता है। यानी इस बार आपको क्या दिया है, M क्रॉस N कितना दे दिया है, 10 दे दिया है दोस्तों। तो ये किस तरीके से आ सकता है, या तो ये आएगा M की वैल्यू 1 रखो, ये 1 क्रॉस 10 कितना आ सकता है, 10, या 2 क्रॉस क्या कर दीजिए आप, 5 कर दीजिए, ये भी क्या आ सकता है आपके पास में,
10 आ सकता है, या फिर ये कब आ सकता है 5 इंटू 2 करेंगे तब 10 आ सकता है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर हमसे पूछ सकता है, या इसका क्या आ सकता है 10 क्रॉस 1, ये भी क्या आता है मेरे पास 10। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे दोस्तों 1 2 3 और 4 इसके पॉसिबल ऑर्डर है। हो सकता है वो आपको ऑप्शन दे के कह दे कि इस अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें 10 एलिमेंट है तो कौन सा इनमें से इनका ऑर्डर नहीं हो सकता। तो हो सकता है उसमें कोई वो आपको एक गलत ऑप्शन भी दे दे दोस्तों, 2 इंटू 7 दे दे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि वो उसका क्या है, गलत ऑप्शन है। क्लियर हो गया ये 1 लाइन में क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर का क्या रोल होता है। हो सकता है यहाँ से कोई सिंपल क्वेश्चन भी आ जाए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने की मूड में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें पढ़ना भूल जाते हैं और कई बार वहाँ पर जाके हम थोड़ी बार खा जाते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। सिंपल है लेकिन करवा रहा हूँ दोस्तों, ये मान के चल रहा हूँ भी अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये तो आपको हेल्प करेगा। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे दोस्तों वो मैट्रिक्स के टाइप को लेके पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से आने वाले हैं। तो मैट्रिक्स के टाइप देखिए आप, मैट्रिक्स के जब भी टाइप आप देखने की बात आएगी तो इसमें पहला आता है जैसे रो मैट्रिक्स। क्या आता है, रो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अगर वो कह दे कि फिर होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, वो भी आपको बताएंगे कि क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स देखिए दोस्तों, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, वो कैसी मैट्रिक्स होती है आपकी, रो मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा कि उसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो कितनी होगी, एक ही होगी। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया दोस्तों, इसको बंद कर दिया। इसका ऑर्डर हमेशा ही क्या होगा दोस्तों, 1 क्रॉस n के जैसा होगा। कैसा होगा, 1 क्रॉस n। 1 क्यों आया, 1 इसलिए आया क्योंकि रो इसकी हमेशा ही कितनी होती है, 1। तो ये भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी रो अगर 1 है, ठीक है, रो मैट्रिक्स कैसी होती है, उसका ऑर्डर हमेशा कैसा होगा, 1 क्रॉस n के जैसे होगा। और अगर यही मेरे पास क्या दी होती दोस्तों, उसने कहा होता कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम सिर्फ 1 होता, रो उसमें कितनी भी हो सकती है। जैसे इसको मैं ऐसे करके लिख देता दोस्तों 1 2 3 और 4 लिख देता। तो अब इसमें रो काउंट करेंगे 1 2 3 और क्या आ गया आपके पास में 4 आ गया है। तो इसमें रो 4 हैं लेकिन कॉलम कितने हैं दोस्तों, एक ही है। तो इसका ऑर्डर जो होगा ना दोस्तों वो होगा m क्रॉस 1 के जैसा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है। अब देखिए इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या पूछता है आपसे, वो ये है कि मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स पूछ ले आपके। इसका एक और टाइप होता है दोस्तों क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों मेरी नज़रिए से तो, ठीक है। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। देखो क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, m क्रॉस n दे रखा है। अगर ऐसा होता है कि m किसके बराबर हो, n के बराबर हो, यानी नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स आपकी कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी का ऑर्डर क्या हो सकता है, वो 1 1 हो सकता है, या उसका क्या हो सकता है ऑर्डर दोस्तों 2 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है, 5 क्रॉस 5 हो सकता है। यानी जो जितनी रो है उतनी उसमें क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो दोस्तों वो आपकी हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछ ले भी इनमें से छांटिए कि कौन सी रेक्टेंगुलर है स्क्वायर है, तो आप उसको आसानी से बता पाएंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये है कि आपका अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो m इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, n के। मान लीजिए कि जैसे मैंने एक ऑर्डर ले लिया दोस्तों 1 क्रॉस 3 ले लिया, 1 क्रॉस कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो ये मैट्रिक्स है ना, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है आपके पास में, रेक्टेंगुलर है। यानी m किसके बराबर नहीं होना चाहिए, n के, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ भी रखा है एनसीईआरटी ने, एक एमसीक्यू दिया भी है उन्होंने भी, कौन सा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब क्या होता है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाते हैं आपके पास में, सेम हो जाते हैं, तो वो मैट्रिक्स आपकी कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब इक्वल नहीं होते तो उसको हम कहते हैं दोस्तों
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इसी के एक दो छोटे छोटे टाइप और हैं जो भी आपको मतलब डेफिनेशन तो कम से कम आपको क्लियर हो, ठीक है। एक वन लाइन का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें कम से कम वो तो बता पाएं, ठीक है। तो चलिए उसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। फिर हमसे पूछता है ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है, ठीक है। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको समझाऊंगा मैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होती कैसी है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात, तो डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है वो पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर कौन सी भला? जो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो आपके इक्वल हो, ठीक है। अब क्या है, ये कोई भी जो मैट्रिक्स है इसके ये वाले जो एलिमेंट होंगे दोस्तों, ये क्या होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब बच्चे मेरे को कहेंगे सर कि ये है ना, ये डायगोनल ये है तो क्यों ना सर ये डायगोनल इधर वाली डायगोनल क्यों नहीं है। देखिए एक बार मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर सर ये डायगोनल है तो ये भी तो क्या होनी चाहिए आपकी डायगोनल होनी चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों ही डायगोनल होती है, ये भी डायगोनल है और ये भी क्या है डायगोनल है, लेकिन ये प्राइमरी डायगोनल होती है। हम जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो इसके थ्रू पढ़ेंगे। तो ये हमारी प्राइमरी डायगोनल है और ये सेकेंडरी डायगोनल होती है। तो ये वाले जो इस लाइन में जो भी एलिमेंट आएंगे ना वो सारे के सारे आपके क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं 1 2 3, ठीक है, 7 8 6 4 3 2, ये मैट्रिक्स मैंने ले ली। तो इसके ये वाले जो एलिमेंट है दोस्तों, ये वाले एलिमेंट है, ये कैसे हैं आपके डायगोनल एलिमेंट है। कैसे हैं? डायगोनल एलिमेंट है। अब लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है दोस्तों, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी सब कुछ जीरो होता है। क्या है? डायगोनल एलिमेंट तो होते हैं लेकिन बाकी सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं। देखिए जैसे यहाँ कुछ भी है, अगर मैं ऐसा करता 182 ये मैट्रिक्स ले लिया, आप कोई भी ले लीजिएगा दोस्तों, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं रेंडमली कोई भी मैट्रिक्स लेके समझा रहा हूँ। तो ये देखिए ये डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो है। डायगोनल एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो है, यानी ये जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है आपके जीरो हैं। बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट लिखने का तरीका भी हम देखेंगे दोस्तों। भी ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। एक है यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, या इसका जो दूसरा नाम है ना ये आपने जरूर सुना होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपने जरूर सुन रखा होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका क्या है नाम होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी भला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 1 होंगे। बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं आपके? जीरो होते हैं। बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। जैसे ये मेरे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 की। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है हमेशा कैसी होती है? स्क्वायर होती है। और डायगोनल का ही आगे एक टाइप है क्या? यूनिट मैट्रिक्स। यानी जब भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? 1 1 हो, वो क्या कहलाएगी आपकी? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी इसको बोल देते हैं। इसको हमेशा आई से लिखा जाता है। इसको हमेशा ही किससे लिखा जाएगा? आई से लिखा जाएगा। बाकी कोई भी जो मैट्रिक्स होती है आप उसको कैपिटल लेटर से लिख सकते हो, कोई भी A B C D जो भी इसको X Y Z जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन जो आई है वो दोस्तों हमने रिजर्व करके रखा हुआ है किसके लिए? यूनिट मैट्रिक्स के लिए। तो यूनिट मैट्रिक्स तो ये तो थी 3 क्रॉस 3 की। अगर मेरे पास 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होती तो कैसी होती? यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट होता दोस्तों, कितना? 1। अगर ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 की होती तो इसका होता 1 0 0 1। ये कौन सी है मेरे पास? 2 क्रॉस 2 की है। इसी तरह से अगर आपके पास 4 क्रॉस 4 भी आए तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 0 0 आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए आपका। ये आ गया। इस तरह से इसके क्या है कि डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 है। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 1 होंगे। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी आपकी यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। अब इसके बाद में दो छोटी छोटी डेफिनेशन और बच गई है दोस्तों। जैसे एक वो पूछ ले कि कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है और इक्वल कौन सी होती है। जो इक्वल वाली मैट्रिक्स है उससे क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग समझते हैं हमारा कि जो पहले कंपेरेबल मैट्रिक्स, सबसे पहले ये कह रहा है क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होती है? कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स वो होती है दोस्तों, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे कोई भी A जिसका ऑर्डर है मेरे पास M क्रॉस N है, और कोई एक मैट्रिक्स और है मेरे पास मान लो X है, उसका क्या है कि ऑर्डर दे रखा है आपको P क्रॉस Q।
उसका ऑर्डर आपको क्या दे दिया, P क्रॉस Q दे दिया। तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स कब होती है, कंपेरेबल ये तभी होगी दोस्तों अगर इनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। सेम इन द सेंस कि M के इक्वल क्या होना चाहिए आपका, N होना, सॉरी M के इक्वल होना चाहिए आपका P, पहले के सामने वाला पहला, फिर दूसरा जो क्या है हमारा, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो, N इज इक्वल टू क्या है, Q है। अगर ये आपको एक मैट्रिक्स दे दे और कह दे कि ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तो आप इसमें से M और N की वैल्यू निकालिए। जैसे आपको कोई ये कह दे कि एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, एंड B आपके पास में कोई क्या है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास में कितना है, P क्रॉस Q है, तो फाइंड P एंड Q। अगर ऐसा वो पूछ लेता है, तो क्या आएगा आपके पास, फाइंड P एंड Q। तो P का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, Q का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, 3 आएगा। ये आपके पास में क्या है, इसके पॉसिबल केसेज हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स को लेके। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर सबसे इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका मेरे को लग रहा है भी इंपॉर्टेंट बनता है, पीछे कुछ बने ना बने, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो ये देख लीजिए इक्वल मैट्रिक्स को लेके है। ये किसको लेके है, इक्वल मैट्रिक्स को। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इक्वल मैट्रिक्स होती कौन सी है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले रखी है, और एक मेरे पास मैट्रिक्स है कोई Z नाम की। ठीक है, तो उसके एलिमेंट है X Y Z और T, इस तरह से मान लो इसमें क्या है, ये एलिमेंट है। पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वल होने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है आप चेक करोगे कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी ये मैट्रिक्स कंपेरेबल होनी चाहिए। अब क्या बात होती है कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोस्तों, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन दे सकता है क्या, कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इफ A इज इक्वल टू, अगर वो ऐसा कह दे कि A इज इक्वल टू क्या है, Z है, तो आप क्या करिए, X Y Z की वैल्यू निकालिए, फाइंड X Y एंड Z, फाइंड X Y एंड Z। तो X का वैल्यू कितना, X Y Z और T पूछ ले, तो X किसके बराबर होगा, 1 के होगा। X किसके बराबर होगा, 1 के, और Y किसके बराबर होगा, 2 के। ठीक है, और जो Z है वो किसके बराबर होगा, 3 के। ठीक है, और जो T है वो किसके बराबर होगा, 4 के। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों। मैं एक बार फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगा, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक बोर्ड है जो आप चालाकी करेगा, वो क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन दे सकता है इस तरह से, एक डिटर्मिनेंट का भी देगा। वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं डिटर्मिनेंट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पे आपको जरूर वो कंफ्यूज करेगा कि अगर मैट्रिक्स में इक्वल 2 दे रखे हो तो क्या होता है, और डिटर्मिनेंट में अगर इक्वल दे रखा हो तो क्या होता है। तो वो वहाँ पे देख लेंगे दोस्तों हम लोग। इसके बाद में 2 छोटी छोटी डेफिनेशन और रह गई हैं, 2 छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी में इसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि इसको करने के लिए अब चलिए हम इसमें से समझेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। ठीक है, उससे पहले ट्रांसपोज समझ लीजिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और अगर आपको इसका ट्रांसपोज करने के लिए बोल दिया जाए, ट्रांसपोज क्या होता है कि इसको या तो a की पावर t लिखा जाता है या a के ऊपर डैश लगा दिया जाता है। ये तो इसकी लिखने का तरीका है, ज़्यादातर a डैश वाला लिखने में ज़्यादा काम में लेते हैं हम लोग। तो a डैश किसके बराबर आएगा, आप ये करिए, ये वाला कॉलम उठाइए, इसको क्या कर दीजिए, रो में कन्वर्ट कर दीजिए। रो में कैसे जाएगा, ये 1 3, ये कैसे जाएगा आपका 2 4, ये दूसरी रो में आ जाएगा 2 4। अब एक्चुअल में आपने क्या कर दिया है, रो को कॉलम में बदल दिया है और कॉलम को किस में बदल दिया है, रो में। ना यकीन आता हो तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या दे दिया आपको 1 2, पहला क्या है, रो है। अब जो पहला रो है वो किस में बदल गया है, पहले कॉलम में। देखिए यहाँ ऐसे क्या है 1 2, अब ये क्या हो गया है 1। देखिए इस तरह से आपको समझ आएगा, एरो लगा लीजिए। इसमें ऐसे था, इसमें कैसे है, इस तरह से। इसी तरह से जो दूसरा रो है वो क्या हो गया है, जब आप या तो रो को बदल दें या कॉलम को इंटरचेंज बदल देते हैं उनको आपस में, तो वो आपका ट्रांसपोज निकल के आ जाता है। यहाँ से 2 छोटी छोटी बातें और हैं दोस्तों, क्या कि एक तो होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा होता है, सिमेट्रिक
मैट्रिक्स कौन सा होता है। देखिए अब ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है दोस्तों जिसमें आपका ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। वो मैट्रिक्स कैसी होती है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है इसको। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हम कैसे करेंगे, क्या तरीका है। देखिए ये वो मैट्रिक्स है जिसका अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए, इसमें स्पेशल मैट्रिक्स होती है दोस्तों। ये हर एक में इक्वल नहीं होता, जरूरी नहीं है हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, तो ये इसके इक्वल है नहीं है, इसके इक्वल है नहीं है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सेम रहते हैं आपके दोस्तों। ये देखिए 1 4 और 1 4 डायगोनल एलिमेंट सेम है, बाकी इसमें सेम नहीं है। तो कैसे इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया दोस्तों। देखिए यहाँ पे ले लिया मैंने, जैसे मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 0 0 ले लिया। अब आप एक काम करिए कि इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करते टाइम आप क्या करोगे कि या तो कॉलम को उठा लीजिए, उसको किस में बदल दीजिए, रो में बदल के देखिए जरा क्या होता है। 4 0 क्या आया 4 0। अब दूसरा कॉलम उठाएंगे, वो कितना आएगा आपके पास में 0 4। अब आप अगर आप ध्यान से देखो तो 4 के सामने 4 है, 0 के सामने 0 है, 0 के सामने 0 है और 4 के सामने क्या है 4 है। तो ये वो मैट्रिक्स है दोस्तों जिसका मैंने ट्रांसपोज तो कर दिया है, लेकिन वो आई क्या है, सेम है। वो मैट्रिक्स क्या आई है आपकी, सेम आई है। यानी ए का डैश किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर आ जाएगा। तो वो कैसी मैट्रिक्स रहेगी आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहने वाली है। ये उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ एक क्वेश्चन और भी हैं, जैसे दोस्तों इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है। तो वो सम जो है दोस्तों मैंने है ना वीडियो में वहाँ पे करवा रखे हैं। आप चाहो तो वो नीचे से लिंक देख के उसका कॉपी वो वहाँ से ओपन करके लिंक आप देख लीजिएगा। वो वीडियो मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज भी करवा रखी है, वहाँ से क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में सिमेट्रिक के बाद में इसी के जैसा आता है स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है उसको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है आपका दोस्तों कि अगर आप ए का क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, वो किसके बराबर आ जाए आपका, माइनस ऑफ ए के। किसके बराबर आए वो आपका, माइनस ऑफ ए के बराबर आए। तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, मेरी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अच्छा, आप लोगों से यहाँ पे राय भी चाहूँगा कि कहीं मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो गई है, कम तो नहीं है, कि फास्ट करवाएं कि क्या करवाएं। तो आप वो मेरे को बता देंगे ज़रूर कमेंट करके भी हाँ ठीक है सर नॉर्मल स्पीड है। कि ये होता है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा और अब तो हम इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके आप बता देंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है ए डैश और किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के। तो अब एक बात सुनो, इसको करने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, जब भी एक मैट्रिक्स दी होती है क्या है, उसको एक स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको। कि अगर एक मैट्रिक्स के बाहर में क्या है कि आपको कोई एक स्केलर दे रखा है तो उसको कैसे करेंगे, सुनिए। अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे कोई भी एक ए बी सी डी करके उसमें क्या है एलिमेंट है। अगर मेरे को यहाँ पे 4 ऑफ ए निकालना पड़े, यानी इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़े, 4 से। तो ये 4 भाई साहब क्या करेंगे, आपके इस ए के साथ हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। यानी जो आपका ए है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। बी भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। सी भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। और डी भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। यहाँ कन्फ्यूजन आपको डिटर्मिनेंट वाला नहीं लेके आना है। डिटर्मिनेंट जब हम करेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको डिफरेंस समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप मैट्रिक्स तक रखिए। अब ये सर आपने क्यों समझाया, वो इस वजह से समझाया मैंने क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है आपके पास में, माइनस आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, अब सुनिए मेरी बात। अगर इसी की बजाय मैं अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता -4 से, किससे मल्टीप्लाई करता, -4 से, तो यहाँ क्या आता, सारों के साथ माइनस आता। अगर इसी मैट्रिक्स को मैं क्या कर देता, माइनस, सिर्फ इकलौते किससे मल्टीप्लाई करता, माइनस से मल्टीप्लाई करता। यानी -a किसके बराबर आता आपका, -a, -b, -c और माइनस का d। अगर इसके साथ मैं करता तो मेरा क्या आता, देखिए ये मेरा क्या हो गया, -a से मल्टीप्लाई करना हो गया है। अब सुनिए स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया हमने। अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई भी जो नंबर है -1 हो, कुछ ही हो, -2, -4, प्लस का 4, 1/2 है, तो भी अंदर जाके 2 से हर एक को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ये आपने समझ लिया यहाँ तक। अब देखिए
इसी को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या है कि इसमें भी कुछ एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसका अगर आप क्या करो ट्रांसपोज करो तो वो किसके बराबर आता है, -a के। पर्टिकुलर टाइप है दोस्तों ये मैट्रिक्स का, हर मैट्रिक्स ऐसे इक्वल नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था ना, a और a का ट्रांसपोज किया हमेशा इक्वल है, नहीं आता। अगर इक्वल आ जाए तो उसको नाम दे देंगे किसका, सिमेट्री का। और अगर ऐसा हो जाए हमारे पास क्या आ जाए, वो -a के इक्वल आ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए एग्जांपल के लिए आप क्या करिए, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए a, मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया -2 और यहाँ पे क्या ले लिया, +2, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए। आप क्या करिए, ट्रांसपोज निकालिए। आप कहोगे सर बड़ा ही आसान काम है, रो को उठा के क्या कर देंगे हम, कॉलम पे रख देंगे, ठीक है। ये कॉलम को रो में रख दे, चाहे एक ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 2। जब इसकी बारी आएगी तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका -2 और 0। बोलिए यहाँ तक कोई आपको संकट है क्या? अब क्या करना है आपने, अब देखिए दोस्तों, इसको लिखने के बाद में इसका ट्रांसपोज किया, क्या सर ये इसके इक्वल तो नहीं है, 0 के इक्वल 0 है, लेकिन यहाँ -2 है और यहाँ पे -2 है, ये +2 था, तो ये इक्वल नहीं है। तो लेकिन एक काम कर सकते हो दोस्तों, अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, यानी 0 2 -2 और क्या है 0 है। इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा आपका -2, ये क्या आ जाएगा आपका +2 और ये क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरी मैट्रिक्स क्या आ जाती है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक, सेम मैट्रिक्स आ जाती है। ये एक इक्वल आ रही है। अब ध्यान से देखिए, आप 0 की जगह 0 है, -2 की जगह -2 है और 2 की जगह क्या है, 2 है। ये हमने समझा है इसको यहाँ से, यानी कि ये तब पॉसिबल हो पाया। ये क्या है, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, ये वाली, ध्यान से सुनो, ये वाली वैल्यू किसकी है, a' की है। ये वाली वैल्यू है वो है a' की। तो यानी a' आपका किसके बराबर आ रहा है, -a के। किसके बराबर आ रहा है, -a के। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलिए इसका स्टार्ट करते हैं हम सीधा का सीधा MCQs का सेक्शन क्या है, ठीक है। जितने भी MCQ या 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको अभी हम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी के साथ इसने एक सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, वो इन्होंने दिया है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे। ये जो मैंने आपको बेसिक में ही सबसे पहले करवा दिया था। तो इसने कहा है कि मैट्रिक्स है जो कितने ऑर्डर की है आपके पास में, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो दोस्तों सिंपली इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें कितने एलिमेंट होंगे आपके, 12 एलिमेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। फिर देखिए इसने एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको दोस्तों, थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, उसने एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें इसने लिखा है दोस्तों, एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर इसने किस एलिमेंट दे रखे 4 0 0 0 0, ओके, 0 3 0, ठीक है। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इसमें ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स ये पूछना चाह रहा है। टाइप दे रखे आपको दोस्तों, क्या ये रो मैट्रिक्स है। ये पहली बात तो रो मैट्रिक्स नहीं है दोस्तों, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, इसमें एक से ज़्यादा रो है। देखिए सेकंड वाली रो 0 0 जरूर है, लेकिन एक रो और भी है, तो इसमें आपको क्या है, 0 एक रो होनी चाहिए, एक से ज़्यादा रो है, तो ये रो मैट्रिक्स तो है नहीं। ये कह रहा है क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। या ये पूछ रहा है दोस्तों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 से कम है, या ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, एक स्केलर मैट्रिक्स का टाइप मैं आपको बताना भूल गया था दोस्तों, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स का जो टाइप होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार अगर आपका आ जाए तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है दोस्तों जिसके अंदर आपके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपके मल्टीपल होते हैं, ठीक है, सेम नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई 4 4 4 अगर ऐसा होता तो ये मैट्रिक्स कैसी होती दोस्तों, मेरी स्केलर मैट्रिक्स होती। आइडेंटिटी में यहाँ पे खास करके क्या होता है, 1 1 होता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट अगर सेम हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, आपकी स्केलर मैट्रिक्स होती है। दो टाइप और हैं जो आपके, मैं इसमें चलो आंसर देने से पहले आपको बता ही देता हूँ कि ये मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। देखो दोस्तों, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि लोअर वाले तो होते हैं, देखिए लोअर ट्रायंगुलर अगर आपको वो बोल देना कि कैसी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर
ट्रायंगुलर बोला है उसने, तो उसमें लोअर डायगोनल से लोअर, किससे, डायगोनल से लोअर एलिमेंट, नीचे वाले एलिमेंट तो होंगे लेकिन अपर नहीं होंगे, अपर नहीं होंगे, अपर नहीं है, लोअर है तो अपर एलिमेंट नहीं है यानी जीरो होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए दोस्तों, जीरो जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट है, क्या इससे ऊपर वाले सारे जीरो है, जी हाँ, तो ये अपर ट्रायंगुलर क्या है आपकी मैट्रिक्स है, सॉरी अपर ट्रायंगुलर नहीं है, लोअर ट्रायंगुलर क्या है आपकी मैट्रिक्स है। अगर लोअर वाले जीरो होते, अपर वाले होते, तो जो होते हैं वही उस मैट्रिक्स का नाम है। अगर अपर एलिमेंट होंगे, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होंगे तो वो अपर डायगोनल होगी, अगर लोअर नीचे एलिमेंट है तो वो क्या है आपकी लोअर ट्रायंगुलर होगी। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपके पास में लोअर ट्रायंगुलर दे रखा है, जो कि आपका क्या बनता है, सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इसका क्या निकल के आ गया दोस्तों, आपके पास में करेक्ट निकल के आ गया है। फिर देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन में इसने क्या कहा दोस्तों आपसे, इसने कहा कि ए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, इसने एक मैट्रिक्स दे रखी है दोस्तों जिसके एलिमेंट किससे दे रखे हैं, इसने ए आई जे से दे रखे हैं, मोड ऑफ आई प्लस जे दे रखा है आपको, मोड ऑफ आई प्लस जे दिया है। तो इसके एलिमेंट क्या निकलेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले इसकी शेप देख लीजिए क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई तो हर बार ही पूछता है, दो नंबर में वो पूछता आया है या एक नंबर में भी ये पूछ लेता है। तो ये मैट्रिक्स बनेगी कैसे आपकी एक्चुअल में, इसने कहा कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 2x2 है। तो इसमें इस तरह से कुछ एलिमेंट आएंगे, यहाँ वाला पहला एलिमेंट होगा उसका नाम होगा दोस्तों A11 यानी पहली रो है और पहला ही क्या है कॉलम, फिर आएगा A12 यानी पहली रो है दूसरा कॉलम में, फिर आएगा दोस्तों A21 दूसरी रो है पहला क्या है कॉलम है, फिर क्या है दोस्तों A22 आएगा। फिर देखिए दोस्तों उसका आगे का जो है वो कैसे, जैसे A11 आ गया, A12 आ गया, A13 आ गया, ये इस तरह से चलते जाते हैं। नीचे क्या आएगा A21 A22 A23, ठीक है। ये अगर और ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो लेते हैं दोस्तों हम, यहाँ पे इसने कहा है 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो देखिए इसने कहा है कि i प्लस जे है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों A11 निकालेंगे तो यानी i भी 1 है और j भी क्या है आपका 1 है, तो 1 + 1 आएगा आपके पास में 2 का मोड कितना आएगा 2। फिर आपसे पूछा है इसने A12 कैसे निकलेगा दोस्तों, i की जगह 1 रख दीजिए और j की जगह 2 रख दीजिए, तो 1 + 2 ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में 3 निकल के आ जाएगा। फिर A21 निकालिए, A21 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 + 1 जो कि आपका क्या निकल के आ जाएगा 3। फिर आप देखेंगे A22, तो 2 प्लस क्या करेंगे आप 2 करेंगे उसका मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी ओवरऑल जो मैट्रिक्स है आपकी वो क्या निकल के आएगी 2 3, ये निकला मेरा 3 4। तो ये इसकी क्या है दोस्तों आपके पास में, ये जो भी आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट आ जाएगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है वो क्या है आपका करेक्ट है 2 3 4 3 जो इसने लिख रखा है 2 3 3 4 आएगा। तो ए ऑप्शन नहीं दोस्तों, इसका आएगा बी ऑप्शन आपके पास में, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ इसको, तो ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने मैट्रिक्स निकाली। सीबीएसई ये क्वेश्चन पीछे भी पूछता रहा है, अब भी पूछ रहा है, हरियाणा बोर्ड भी पूछता है, अदर यूपी स्टेट बोर्ड जो भी है ना, बिहार बोर्ड वगैरह एक्स्ट्रा सारे पूछते रहते हैं। तो ये जरूरी क्वेश्चन बनता है, तो ये कम से कम आपको समझ आना चाहिए। इसका मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा फास्टली देख लीजिए कैसे है कि अगर इसने कहा है 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसमें 4 एलिमेंट आएंगे दोस्तों, A11 A12 A21 और A22। अगर ये और कोई ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो हम वो भी निकाल सकते थे। तो इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है वो देखिए, वो बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है। 5th जो क्वेश्चन है आपका, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी के जैसा है। तो देखिए वो जो क्वेश्चन है उसने क्या दिया है दोस्तों, इसने कहा है एक 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसके जो एलिमेंट है Aij है, उसका फार्मूला दे रखा है दोस्तों आपको। Aij आपको कितना दे रखा है 2i, क्या दे रखा है 2i - 3j का मोड दे रखा है, 2i - 3j का क्या दे रखा है मोड दे रखा है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, देखिए फटाफट से आप क्या कीजिए A11 निकाल लीजिए, A12 निकाल लीजिए, ठीक है, A21 निकाल लीजिए और एक क्या निकाल दीजिए A22 निकाल दीजिए। तो आपका A11 i की जगह 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों आपका, मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम उसको हम उतना ही टाइम दे जितना कि ये मार्क्स रखता है। तो 2 × 1 कितना आएगा आपके पास में 2 - 3, ये कितना आ जाएगा 2 - 3 यानी -1 का मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसका देखिए, फिर रखेंगे आप A12, तो आई की जगह तो रखेंगे 1, तो 2 × 1 तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2
2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 यानी ये आ जाएगा 6, यानी ये आएगा मोड -4, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, मोडलेस लगा हुआ है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। माइनस आना चाहिए, लेकिन क्या है दोस्तों कि उसने मोड लगा रखा है बाहर, तो क्या आएगा, मोडलेस लगाया है तो आपके पास में वो प्लस आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से 2 1 जब रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, -3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 - 3 कितना आएगा आपके पास में, 1 आएगा। इसी तरह से जब 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा दोस्तों 4 -6, यानी ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 2, इसका मोड निकालेंगे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपकी जो ओवरऑल मैट्रिक्स है वो निकल के आ जाएगी 1 4 1 2, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन बनता है ये आपका इसमें देख लेंगे आप लोग। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बन रहा है दोस्तों बी ऑप्शन 1 4 1 2, यानी जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद आपको यहाँ तक एंजॉय कर रहे होंगे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कतें नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इसने कहा कि द नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये पूछ रहा है कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो दोस्तों आप 3 क्रॉस 3, जिसमें हर एक एंट्री या तो 0 होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है दोस्तों, उन्होंने क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया है तो इंपॉर्टेंट भी है। तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिए इसमें टोटल एलिमेंट कितने आएंगे दोस्तों, 3 इंटू 3 कितना आएगा आपके पास में, 9 आएगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को आप कितने तरीके से भर सकते हो दोस्तों, 2 तरीके से भर सकते हो। और कितने एलिमेंट है ऐसे, 9 एलिमेंट है। तो दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम तक आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास में 512। तो इसका जो भी ऑप्शन है 512 वाला वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, इसने डी दे रखा है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, उसमें आपको क्या दिया है, इसने एक 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं जो आपको क्या दे रखी है, इक्वल। इसने कहा ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैंने पहले ही कहा था, जब आपको मैं इसका इंट्रो करा रहा था तब मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वो। तो इसका क्वेश्चन कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं दोस्तों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या होना, इक्वल होना। यानी 2x + 3 किसके बराबर आएगा आपका, 7 के। तो यहाँ से 2x इधर रह जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 4x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 4/2, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में 2। ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसका वैल्यू निकाल दिया है। x का वैल्यू निकला है, अभी किसका बाकी है दोस्तों, y का वैल्यू निकला बाकी है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा दोस्तों, 14 के इक्वल होगा। यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं आपके, इक्वल। यही कंसेप्ट लगाते हुए आपने इसको करना है। 2y - 4 = दोस्तों 14, यानी 2y = आ जाएगा 14 प्लस में 4, ये आ जाएगा आपके पास में 18। 2y = 18, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 9। तो जहां पे भी आपको ऑप्शन दिखाई देता है x = 2, y = 9, तो x = 2, y = 9 आपका ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बहुत सारे बोर्ड ने पूछा हुआ है दोस्तों, पीछे भी जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये आपके बोर्ड ने पूछे हैं, स्टेट बोर्ड ने, वेरियस स्टेट बोर्ड ने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं। तो ये जरूरी है, ये तो वैसे भी एनसीईआरटी का क्या है क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा सारों के लिए ज़रूरी है। और जैसे ही सीबीएसई ने भी इस बार मान लिया है कि क्वेश्चन किस में से देंगे, वो एनसीईआरटी बुक में से देने वाले हैं, क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से एनसीईआरटी को छोड़ के कोई बुक नहीं पढ़नी है आपने, उसको पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि टाइम है कम, आपको टीचर भी प्रॉब्लम लेने के लिए नहीं मिल रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 8th जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहा, इसने उसी तरह से 2 मैट्रिक्स इक्वल दिया है और ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। किसका वैल्यू निकालिए कह रहा है, बी का वैल्यू निकालिए। तो बी का वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखिए, तो 2a - 5 = कितना आएगा दोस्तों 1। 2a किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 5, उधर जाके प्लस का 5 होएगा, 1 + 5 = 6। ए का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 6/2, यानी कि आपका ए का वैल्यू आया 3। यहाँ से बी का वैल्यू निकालना बाकी है। क्वेश्चन में उसने बी का वैल्यू पूछा है, ना कि ए का। ये भी गलती मत कर देना दोस्तों, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में होते हैं, हमें लगता है हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम जल्दबाजी कर बैठते हैं वहाँ पे। तो ए + बी किसके बराबर आएगा दोस्तों आपका, किसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोस्तों 5। तो ए + 5 किसके बराबर आएगा 5 के। तो ए का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ए + बी है, सॉरी ये 5 नहीं था, a + b = 5 है। तो यानी a + b, b का वैल्यू कितना निकला है दोस्तों आपके पास में 3, किसके बराबर आएगा 5 के। a किसके बराबर आ जाएगा आपका 5 - 3, यानी किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से
ए का वैल्यू सॉरी बी का वैल्यू निकालना था, हमें क्या करना था, बी का वैल्यू निकालना था, तो ए का वैल्यू रखना चाहिए था हमें, आंसर तो वही आएगा। चलो यहाँ पे 3 रखेंगे, बी आ गया दोस्तों 5, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 माइनस 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसका क्या है दोस्तों आंसर। जहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है तो वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब देखिए दोस्तों, इसी में अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ऐसा दिया है कि दो मैट्रिसेस फिर से इक्वल है। आप कहोगे सर इजी है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा इन्होंने अप कर दिया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी सावधानी और बरतनी पड़ेगी। सावधानी क्या है दोस्तों, देखिए इसमें आपको पता चलेगा कि आपसे धोखा हो सकता है एग्जाम में, वो इस तरह से हो सकता है इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, 0 के, तो यानी आप सबसे पहले रखेंगे 3x प्लस 7 को किसके बराबर दोस्तों, 0 के। यहाँ से 3x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, प्लस का 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 7, x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, -7/3। ये x का वैल्यू निकल आया। आप तो कहोगे सर वाह जी वाह, ये तो बिल्कुल ईजी सा। इसी तरह से आप जब इनको कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों आपके पास में, y माइनस जो 2 है वो किसके इक्वल होगा, y माइनस 2 है वो इक्वल होगा दोस्तों 5 के, तो y का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 5 + 2 यानी कितना, 7। अब आपसे फटाक से क्या करने वाले हो दोस्तों, जहाँ पे भी ये ऑप्शन नजर आएगा उसको आप टिक करने की कोशिश करोगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा क्या ऑप्शन कोई बनता है क्या, अच्छा इन्होंने ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा है हमें। एक बार और काम करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू निकालिए तो कितना निकलेगा दोस्तों, y + 1 इज इक्वल्स टू कितना, 8। तो y का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 8 - 1 दैट इज 7। देखिए वेरिएबल सेम है, लेकिन वैल्यू आपकी यहाँ से भी y का वैल्यू तो चलो सेम निकल रहा है, ठीक है। अब x का वैल्यू और चेक कर लीजिए, जब भी इस तरह से वेरिएबल दिए होंगे तो कम से कम आप उसको चेक कर लीजिएगा। 2 - 3x = 4। तो यहाँ से दोस्तों आप वैल्यू निकाल लीजिए, -3x, 2 को उधर लेके जाएंगे दोस्तों, 4 - 2 कितना निकल के आएगा आपके पास में, 2 निकल के आएगा। 3 माइनस का 3x किसके बराबर है दोस्तों, 2 के, x का वैल्यू आ जाएगा -2/3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। अब आपको ऐसा ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो आप इसमें से सोचोगे कि इसका ऑप्शन नंबर है ना कोई सा एक आता सही है, तो दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चलो y का वैल्यू तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन x का वैल्यू सेम है नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन में एक ही वेरिएबल दो वैल्यू कैसे ले लेगा भाई, एक बार आप जो 100 का नोट है वो 100 में ही चलेगा ना। तो इसने क्या कहा, 2 ऑप्शन दे दिए x के, तो अब दो ऑप्शन है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर है वो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम इसका आंसर जो बी है वो क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो जब भी आपको आंसर में ऐसा दिखे ना, ये कब चेक करना है सर, हम बार बार क्यों चेक करेंगे, बार बार हम उसी क्वेश्चन में चेक करेंगे जहां पे हमें या तो नन ऑफ द अबव लिखा हुआ नजर आए, या ये कह दे नॉट पॉसिबल टू फाइंड कह दे, तब हम वहां पे चेक करेंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है। तो इसमें से वैल्यू निकाल लेना भी सिर्फ वैल्यू निकालने से काम नहीं बनता है हमारा। तो इसमें मैच हो रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन, कुछ एक वैल्यूज मैच हो रही है। आप कहोगे कुछ एक बच्चे यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाते हैं बच्चों, देखिए कैसी, वो कहेंगे x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, और सॉरी x का वैल्यू आ गया -7/3, और y का वैल्यू क्या आ गया, 7।